चुनाव का सीजन आने वाला है। 2025 का आगाज ही चुनाव के साथ हो रहा है। दिल्ली में चुनाव का नगाड़ा बजा हुआ है। 2025 का साल केजरीवाल का भविष्य तय करेगा। ये साल नीतीश कुमार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार ये तेजस्वी 2025 में बिहार जो फैसला करेगा वो देश की सियासत पर भी असर डालेगा। 2024 ने राहुल गांधी को ताकत दी और वो ताकत वापस छीन भी ली। 2025 में राहुल का क्या होगा? ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी किस अप्रोच के साथ 2025 की शुरुआत करते हैं। नए साल की सियासत का स्टेज सेट हो चुका है। मोदी की पार्टी ने पैड बांध लिया है, ग्लव्स पहन लिए हैं। 2025 की पारी में पहली ही गेंद से चौके छक्के लगने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने राइट टर्न ले लिया है। मोदी जी को जय श्री राम। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड में। 23 नवंबर को महाराष्ट्र का रिजल्ट आते ही नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया और बीजेपी की इलेक्शन मशीन दाहिने घुमा दी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। राइट टर्न लेने के बाद आगे कोई यू टर्न नहीं है। बीजेपी को अब मध्य मार्ग पर भी नहीं आना। मोदी की पार्टी के लिए अब फार राइट ही राइट ऑप्शन है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो अमित शाह राइट ट्रैक पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन ऑन करके चल रहे हैं। हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। नरेंद्र मोदी के सिग्नल पर बीजेपी की इलेक्शन मशीन ने जैसे ही राइट टर्न लिया, योगी आदित्यनाथ ने उसे हिंदुत्व के एक्सप्रेस वे पर दौड़ा दिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व के एक्सप्रेस वे पर आगे कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। बीजेपी की गाड़ी 25 से 27, 27 से 29, 29 से 34, 34 से 39 और 39 से 2047 की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राम
राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब मोदी के सेकुलर सिविल कोड के रूप में न्यू पॉलिटिक्स का न्यू नॉर्मल है। मुस्लिम आरक्षण भूल जाइए, तुष्टीकरण अतीत की बात हो गई। अब तो विरोधी भी समझने लगे हैं, राम राम कहना तभी चुनाव में उतरना। वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदेनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है जो संविधान की भावना के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड पर ताला 2025 में ही लगेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी 2025 में ही पास हो जाएगा। मोदी ने तुष्टीकरण की हर निशानी को मिटाने की जैसे कसम खा ली है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, हरियाणा में नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब एक लाइन में सिंक हैं। बीजेपी कहीं से भी डिफेंसिव नहीं हो रही। मोदी की पार्टी सुपर ऑफेंसिव मोड में चल रही है। महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। बाबा साहब अंबेडकर के फ्रंट पर अमित शाह घिरते हुए दिखे तो ऑपोजिशन पर बीजेपी का चार्ज लीड करने के लिए खुद नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए। मोदी ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने पार्टी और सरकार के तमाम सपहसलार लगा दिए। कांग्रेस 1 बोले तो आप 4 बोलो, कांग्रेस 4 बोले तो आप 40 बोलो। बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो अब हाथापाई पे उतर के आया। लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। दलित वोट के लिए कांग्रेस एग्रेशन दिखा रही है। तो बीजेपी सुपर एग्रेशन शो कर रही है। कांग्रेस का एग्रेशन बीजेपी सांसदों के माथे पर टांके के रूप में आ रहा है। बीजेपी का सुपर एग्रेशन पॉलिटिकल सांप सीढ़ी के खेल में उसे आगे बढ़ा रहा है।
अंबेडकर के मुद्दे पर किरेन रिजिजू भी आगे किए गए। अंबेडकर के बाद रिजिजू दूसरे बौद्ध हैं जो कानून मंत्री बनाए गए। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। मोदी ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी फ्रंट पर भेजा। मेघवाल दलित हैं। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। दरअसल 4 जून के बाद बीजेपी की समझ में आ गया है कि अटैक इज द बेस्ट पॉलिटिकल पॉलिसी। डिफेंस करने में वक्त जाया नहीं करना, ताबड़तोड़ अटैक करते जाना है। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था। उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। कांग्रेस के राहुल गांधी भी अटैक वाली पॉलिसी पर ही चल रहे हैं। 24 के चुनाव में अग्रेशन दिखाकर ही राहुल 52 से 99 तक पहुंचे। इंडिया ब्लॉक के 234 सांसद लोकसभा में पहुंचे, लेकिन उसके बाद राहुल की पॉलिटिक्स का स्टीम खत्म हो गया। हरियाणा ने कांग्रेस को झटका दिया और महाराष्ट्र ने राहुल को पूरी तरह से होपलेस कर दिया। दरअसल राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि उनको सिर्फ अटैक करना ही आता है। स्ट्रैटेजी के साथ पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करना राहुल अभी तक नहीं सीख पाए हैं, जबकि मोदी की पार्टी पॉलिटिक्स के बदलते डायनामिक्स को कोड करके तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज कर लेती है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। राहुल गांधी को नई बीजेपी से लड़ने में दिक्कत आ रही है। इस बीजेपी में फायर पावर बहुत ज्यादा है। बीजेपी एक होकर अटैक करती है। बीजेपी के सारे नेता एक सुर में बोलते हैं, इसलिए ज्यादा डेसिबल पावर जनरेट होता है। बीजेपी एक साथ कई फ्रंट खोल देती है और सारे फ्रंट्स पर अच्छे से लड़ भी लेती है। 11 साल सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस के पास यह कुवत नहीं बची है। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। पिछले 10 साल से कांग्रेस में अकेले राहुल गांधी ही पावर सेंटर थे। अब वहां प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। कांग्रेस के लिए यह एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। भाई बहन में अभी एकता दिख रही है। अगर इसमें दरार पड़ गई तो कांग्रेस के लिए आखिरी होप भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में विरोधी भी कहते हैं कि मोदी क्या सोचते हैं, वो बड़े फैसले किस तरह से लेते हैं, यह किसी को पता नहीं चलता। जब तक विरोधियों को अंदाजा लगता है, तब तक मोदी का आधा काम हो चुका होता है। यकीन न हो तो 5 अगस्त 2019 को याद कर लीजिए। सरकार ने सारी तैयारी मुकम्मल करके धारा 370 हटाने के लिए पार्लियामेंट बिठाई और विरोधियों को एक दिन पहले तक हवा भी नहीं लगी। माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य हाँ गए,
जो सदन विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प स्वीकृत हुआ। तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 24 के चुनाव ने देश के सियासी हालात बदल दिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी 303 से 240 पर सिमट गई, लेकिन प्रधानमंत्री का बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं बदला है। नरेंद्र मोदी के शासन का तरीका वही है। विरोधी कहते हैं कि मोदी के पास ईवीएम है, लेकिन मोदी के पास चुनाव जीतने की नई मशीन है। मोदी इस इलेक्शन मशीन में और पावर डाल रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में दो तरह के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले प्राइम मिनिस्टर। मोदी के पास बार बार सरकार वापसी का कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहे हैं जिनको पूरा करने में 3 साल 4 साल का वक्त लगेगा, मगर जिनका फायदा 2047 से आगे भी दिखता रहेगा। डिफेंस सेक्टर में भी कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं लिया जा रहा। देश की सुरक्षा के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। अनाज में वोट, फ्री राशन में वोट, किसान सम्मान में वोट, नल से जल में वोट, सूरज की बिजली में वोट, गांव गांव तक सड़क में वोट, ड्रोन दीदी के ड्रोन में वोट, लखपति दीदी के घर में वोट। मोदी हर जगह वोट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स सोच लेते हैं। ये उनकी खूबी है। फ्री की रेवड़ियां बांटने वाले कई नेता हैं। केजरीवाल ने तो रेवड़ी के सहारे ही 2-2 राज्यों में आपकी सरकार बना ली। रेवड़ियां मोदी भी बांटते हैं, मगर खजाने का भी ख्याल रखते हैं। भला किसने सोचा था कि पीएम सूर्यघर योजना को मोदी 1 करोड़ घरों तक ले जाएंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने से मोदी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। 24 खत्म हो रहा है, 2025 शुरू हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री की नजर 2025 पर नहीं, 2030 पर भी नहीं है, बल्कि उससे भी बहुत आगे है। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। कांग्रेस के लिए 15 साल तक विपक्ष में बैठने का मतलब है 2039 तक कोई चांस नहीं। 2024 निकल चुका है, 2029 के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो रहे हैं। 15 साल विपक्ष में बैठने का मतलब 2034 में भी कांग्रेस ऑपोजिशन में रहेगी। राहुल गांधी के लिए इसका क्या मतलब है? राहुल गांधी अभी 54 साल के हैं। 15 साल बाद राहुल 69 साल के होंगे। 15 साल ऑपोजिशन में बैठने का मतलब है राहुल गांधी के लिए पीएम बनने का चांस 0 हो जाना, क्योंकि इन 15 सालों में कांग्रेस ही राहुल से ऊब जाएगी और मजबूरी में नया नेता तलाश करेगी। नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल थॉट में राहुल गांधी बहुत थोड़े हैं। मोदी ने राहुल की पहुंच से बहुत आगे का पासा फेंका है। मोदी ने कांग्रेस को 50 साल तक सत्ता से दूर रखने का चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। मोदी दूर की सोचते हैं, मोदी बहुत दूर तक देखते हैं। लक्ष्य भेदने से पहले वो लंबा घेरा बनाते हैं, धीरे धीरे करके लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और लक्ष्य करीब आने पर चारों ओर से घेर कर जोरदार प्रहार करते हैं। मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, अवर बेस्ट इज येट टू कम। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को एक टास्क दिया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव लड़ने का टास्क। एक देश एक चुनाव बिल पास हो गया तो ऐसा चुनाव होगा जिसमें करीब 125 करोड़ वोटर देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनेंगे। वोटिंग की लाइन डबल होगी, वोटिंग की पर्ची डबल होगी, वोटिंग की मशीन भी डबल होंगी। मोदी चाहते हैं कि सबसे बड़े चुनाव में उनकी पार्टी की सीटें डबल से भी ज्यादा हो जाएं। विरोधियों को इसी बात का डर है। मोदी की पार्टी के पास मनी है, मैनेजमेंट है और चुनाव लड़ने के लिए मैन पावर भी है।
बीजेपी तो सबसे बड़ा चुनाव लड़ लेगी, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाना विपक्षी पार्टियों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है और ये तानाशाही पर काम कर रहे हैं और तानाशाही देश में ला रहे हैं। अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। चैलेंज बीजेपी के लिए भी है। मोदी सरकार ने सियासत की चौसर पर एक देश एक चुनाव का पासा फेंक तो दिया है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना उतना ही मुश्किल लगता है जितना मुश्किल कभी धारा 370 को हटाना या महिला आरक्षण बिल को पास कराना लगता था। सरकार के पास न तो लोकसभा में 2/3 बहुमत है, न राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। लोकसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ को देखते हुए 2/3 बहुमत के लिए 362 वोट चाहिए। एनडीए के पास अपने 293 सांसद हैं। कुछ एक्स्ट्रा सांसदों का जुगाड़ हो भी गया तो यह आंकड़ा 300 से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 154 वोट चाहिए। राज्यसभा में एनडीए पार्टियों के 113 सांसद हैं, 6 मनोनीत सांसद हैं और 2 निर्दलीय सांसदों को मिलाकर सत्ता पक्ष 121 तक पहुंचता है। सवाल है कि जो कैलकुलेशन यहां टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है वो सिंपल कैलकुलेशन क्या नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम? मोदी को मालूम है, बिल्कुल मालूम है। इसीलिए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जेपीसी में भेजा है। 2025 में एक देश एक चुनाव बिल पास कराना मुश्किल है। 2025 तो छोड़िए, 2029 तक भी इसका चांस बहुत कम है। 2029 तक राज्यसभा के नंबर बदल जाएं तो बदल जाएं, लोकसभा के नंबर नहीं बदलने वाले। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां टूट जाएं और वो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करने लगे, ऐसा होता हुआ कम से कम अभी तो नहीं दिखता। इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आई है, तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है, जिसे वो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का ड्रीम बिल पास होने की 2 सूरत है। अगर सियासी दलों में आम सहमति बन जाए तो यह बिल 2025 में ही पास हो जाएगा, मगर इसकी संभावना कम है। कोई भी विपक्षी पार्टी अपने डेथ वारंट पर साइन करने के लिए भला क्यों राजी होगी? दूसरी सूरत यह है कि 2029 के चुनाव में मोदी बड़े नंबर के साथ जीत कर आए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराएं। एक देश एक चुनाव के लिए बीजेपी एक्साइटेड है। इस बिल में उसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिख रहा है। विरोधी पार्टियों को इस बिल में अपनी पॉलिटिक्स पर ताला लगता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन के बारे में कहा जाता है कि वो हर वक्त चुनाव के लिए रेडी रहती है। नरेंद्र मोदी ने उसी का टेस्ट शुरू किया है। इसका टेस्ट 12 लाख पोलिंग बूथों पर होगा। एक एक बूथ कमेटी, एक एक पन्ना प्रमुख और एक एक कमेटी मेंबर से रिपोर्ट ली जाएगी। मोदी की पार्टी किस लेवल पर इलेक्शन रेडी है, इसकी रिपोर्ट खुद मोदी देखेंगे। बीजेपी मानकर चल रही है कि 2034 में लोकसभा और 30 विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होंगे। उस सूरत में बीजेपी की विजय निश्चित है। मोदी की पॉपुलैरिटी राज्य विधानसभा चुनावों में सीधे सीधे ट्रांसलेट होगी। इससे राज्यों के चुनावों में भी बीजेपी बेनिफिट में रहेगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन 2029 के लिए नहीं है। अगला आम चुनाव लड़ने के लिए मोदी के पास कई मुद्दे हैं। 29 के जनरल इलेक्शन के कीवर्ड्स तैयार हैं। 29 के चुनाव के 3 कीवर्ड्स होंगे। WMD, ये 3 कीवर्ड्स विपक्ष को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह लगेंगे। W फॉर विमेन रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण, M फॉर मोदी और D फॉर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। 2025 से 2029 तक की क्रोनोलॉजी नोट कर लीजिए, फिर 2034 समझना आसान होगा। 2025 में जनगणना शुरू होगी, फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। 2026 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। परिसीमन के साथ ही महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। 2029 का चुनाव 33% महिला आरक्षण के साथ होगा। तब
50% महिला वोट का स्वाभाविक झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में महिला लीडरशिप डेवलप करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बरक्स कांग्रेस को देखेंगे तो वहां अब भी परिवार को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। 2024 में मोदी जो बिल लेकर आए वो 2029 में पास कराएंगे, तब 2034 का रास्ता खुलेगा। 4 जून 2024 को मोदी ने झटका खाया था। 4 जून के बाद कुछ दिनों तक मोदी का कॉन्फिडेंस लो दिख रहा था। नरेंद्र मोदी के पब्लिक अपीयरेंस कम हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक स्पीच कम हो गई थी। विरोधी कहने लगे थे कि यह 240 का डोमिनो इफेक्ट है। 23 नवंबर से मोदी का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म के साथ 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। राहुल गांधी ने अब तक जितने गुब्बारे उड़ाए, मोदी एक एक करके सबकी हवा निकाल चुके हैं। राहुल ने चुनाव में कहा कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, यह गुब्बारा संसद में फूट गया। राहुल ने चुनाव में कहा कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, यह गुब्बारा भी फूट गया। अडानी वाला गुब्बारा राहुल रोज उड़ाते हैं, मगर इंडिया अलायंस की पार्टियां भी ध्यान नहीं देती। नरेंद्र मोदी एक एक करके राहुल गांधी के सारे मुद्दे खत्म कर रहे हैं। 24 के चुनाव में राहुल गांधी ने डायलॉग मार मार कर जितनी हेडलाइन बनाई, मोदी ने उन सब की हकीकत बता दी है। संसद का शीतकालीन सत्र अडानी से शुरू हुआ, अंबेडकर पर जाकर खत्म हो गया। सत्र खत्म होने के बाद मोदी तो बेदाग रहे, राहुल गांधी पर एक और एफआईआर का दाग लग गया। मोदी की स्पीड ऐसी है कि 2025 में ही राहुल गांधी का हाथ खाली रह जाएगा। इस साल राहुल के पास सिर्फ एक मुद्दा बचा दिख रहा है, जाति जनगणना का मुद्दा। मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी 2029 से पहले राहुल को वहीं वापस पहुंचा देना चाहते हैं जहां देश की जनता ने राहुल को 2014 में खड़ा कर दिया था। पावरलेस, क्लूलेस, इशूलेस एंड नंबरलेस, सत्ता से दूर, समझ से दूर, मुद्दे से दूर और संख्या बल से दूर। 2024 ने राहुल गांधी को भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दी थी, लेकिन राहुल की स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो सके। मोदी पावर में है, उनके साथ एक पावरफुल सिस्टम काम कर रहा है। संघ के साथ बीजेपी का कोऑर्डिनेशन ऐतिहासिक रूप से बेस्ट फेज में है। स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर तोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। 2025 का आगाज मोदी के लिए पॉजिटिव नोट पर हो रहा है। अमेरिका में मोदी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद पर टेम्पररी ब्रेक लग चुका है। चीन की पीएलए अपने बैरक में लौट रही है। यह सच है कि चीन के फ्रंट पर अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। 24 में बांग्लादेश ने मोदी का बहुत टेस्ट लिया, 25 में मोदी बांग्लादेश का टेस्ट लेंगे।